हेलो। आप सभी का हमारे स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर स्वागत है। यहाँ हम बेसिक से एक्सपर्ट लेवल की डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी यूं एक एक शब्द को मिलाकर अपनी गलतियां निकालने में समय खराब या बर्बाद ना करें। हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी गति में अंग्रेजी और हिंदी की डिक्टेशन सुनकर उसकी तुरंत स्वतः मूल्यांकन प्राप्त करें, साथ ही अन्य बहुत कुछ। सभी 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर लिखने के लिए तैयार रहें। इन डिक्टेशनों को हमने संपादकीय से लिया है। यह हमारी 8वीं डिक्टेशन है। सभी तैयार हैं? पेगासस जासूसी मामले को लेकर तीसरे सप्ताह भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहने से यही स्पष्ट हो रहा है कि विपक्ष अपने रवैये से पीछे हटने वाला नहीं। इसका पता राहुल गांधी की ओर से विपक्षी दलों के नेताओं के साथ संभावित बैठक से भी चलता है। इस बैठक के बाद विपक्ष पेगासस मामले में अपने रवैये पर और अधिक अडिग हो जाए तो हैरत नहीं। जो भी हो, सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि उस पर इसके लिए दबाव बढ़ता जा रहा है कि इस मामले पर संसद में बहस हो। गत दिवस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले पर संसद में बहस की जरूरत जता दी। उन्होंने तो यहां तक ये कह दिया कि इस प्रकरण की जांच भी होनी चाहिए। वह भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं में से पहले ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने पेगासस मामले में विपक्ष के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने न केवल भाजपा को असहज किया बल्कि सरकार पर दबाव बढ़ाने का भी काम किया। पेगासस मामले का सच जो भी हो, सरकार को उनके कारणों को स्पष्ट करना चाहिए जिनके आधार पर वह यह कह रही है कि इस मामले पर बहस की जरूरत नहीं। अच्छा यह होगा कि वह संसद में बहस के लिए तैयार हों और अपने तर्कों से विपक्ष की उन दलीलों को ध्वस्त करें जिन्हें वह कपोल कल्पित ठहरा रही हैं। यह पता चलना ही चाहिए कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी हुई या फिर जासूसी की कोशिश हुई अथवा जासूसी होने वाली थी। अभी तो यह नहीं पता चल रहा कि आखिर हुआ क्या है। क्या यह सूची निराधार है जिसमें कथित तौर पर उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिनकी जासूसी होनी थी? वास्तव में यह सवाल केवल सत्ता पक्ष के समक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के सामने भी है। विपक्ष कितना भी हंगामा मचाए, तथ्य यही है कि अभी इसके परिणाम नहीं है कि उन लोगों की जासूसी हुई है जिनके नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज नामक संस्था ने जारी किए हैं। बेहतर हो कि विपक्ष भी उन कारणों को रेखांकित करे जिनके तहत वह इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि अमुक अमुक लोगों की जासूसी हुई। जासूसी कोई नई अनोखी बात नहीं। शायद ही कोई सरकार हो जो जासूसी ना कराती हो, लेकिन उसकी जरूरत के कुछ ठोस आधार होते हैं। सरकार को सदन के भीतर अथवा बाहर विपक्ष को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि जासूसी समुचित कारणों से हो रही है और उन्हीं तत्वों की हो रही है जिनकी जरूरी है। उचित यह होगा कि संसद में जारी गतिरोध तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में बातचीत हो। किसी भी राज्य के लिए विधानसभा सत्र बेहद अहम होता है। इसमें प्रदेश के भविष्य की दशा और दिशा तय की जाती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो गया है। इस बार सत्र में 10 बैठक होंगी जिससे उम्मीद है कि सत्ता पक्ष एवं विपक्ष मुद्दों पर सार्थक बातचीत करेंगे और प्रदेश के विकास का खाका खींचने की दिशा में कदम बढ़ेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सरकार से प्रदेश के लोगों से जुड़े 953 अधिक सवाल पूछेंगे, जबकि कई अहम विषयों पर भी चर्चा होगी। जनता से जुड़े कई अहम विधेयक भी सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। कोरोना संकट के कारण प्रदेश के विकास की रफ्तार कम हुई है। कई अहम विषय हैं जिन पर चर्चा किए जाने की जरूरत है। कोरोना संकट के कारण
विधानसभा के बजट सत्र में भी कटौती करनी पड़ी थी। निर्धारित समय से पहले अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा था। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विपक्ष ने विवाद किया था और कई दिन तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया था। ऐसी परिस्थितियां प्रदेश के हित में नहीं है। उम्मीद है कि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। सत्ता पक्ष को विपक्ष की बातें सुननी चाहिए और उनकी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। विपक्ष के सदस्यों को भी चाहिए कि अहम सत्र में किसी तरह का व्यवधान ना पड़े। अगर किसी बात या मुद्दे पर असहमति हो तो उसे तर्कों के साथ सदन के पटल पर रखा जाए। बहिर्गमन जैसे कदम से कार्यवाही प्रभावित होने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। यदि इस दौरान किसी तरह का व्यवधान पड़ता है तो विकास के लिए जानी वाली चर्चा नहीं हो सकेगी और कई विकास योजनाएं भी छूट सकती हैं। इसीलिए सभी का दायित्व ये है कि इस समय का सदुपयोग किया जाए और सार्थक बहस हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश हित के लिए सभी सदस्य विकास के लिए चर्चा करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी बेरोजगार रहने वाले युवाओं की संख्या हमारे देश में सबसे अधिक है। इस समस्या का हल है कि स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास। छात्रों को चाहिए कि वे अपने कौशल विकास पर काम करें। डिग्री होने पर भी स्किल यानी कौशल के अभाव में उनका आगे का रास्ता बहुत कठिन होता है, चाहे किसी भी कॉलेज की डिग्री क्यों ना हो। वर्ष 2019 की इंडिया स्किल्स के रिपोर्ट के अनुसार देश के ग्रेजुएशन करने वाले 53% युवा इस लायक ही नहीं है कि उन्हें कोई रोजगार दिया जा सके, क्योंकि उनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है। स्किल किसी कार्य को ठीक से करने की क्षमता को कहते हैं। भारत के सुपर पावर बनने के लिए युवाओं में इस क्षमता का होना जरूरी है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 कौशल विकास योजनाओं की शुरुआत की थी। तब उन्होंने कहा था कि युवाओं का कौशल ही भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। वर्ष 2030 तक भारत के 65% यानी 100 करोड़ युवा नौकरी करने की उम्र में पहुंच जाएंगे, यानी उन्हें नौकरी चाहिए होगी। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी नौकरियां हैं? इसका जवाब है नहीं। ना तो सरकार के पास और ना ही प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी नौकरियां हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि युवा जनसंख्या का फायदा उठाने का भारत के पास यह आखिरी मौका होगा। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत स्कूलों से करनी होगी। इसके लिए बहुत कम उम्र से ही बच्चों की प्रतिभा पहचाननी होगी। लेकिन स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर बच्चों को सिर्फ आंकड़े और जानकारियां दी जाती हैं, जिन्हें रटकर परीक्षा में उत्तर पुस्तिका पर लिखना होता है। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए आज भी हमारे स्कूल और कॉलेजों में कुछ भी खास नहीं किया जाता, जबकि सच यह है कि भारत में इस समय 90% नौकरियां ऐसी हैं जिनके लिए किसी न किसी प्रकार के विशेष कौशल की जरूरत पड़ती है। परिणाम स्वरूप ज़्यादातर लोगों को नौकरियां मिल नहीं पाती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक आने वाले समय में पूरी दुनिया में 100 करोड़ नौकरियां अकेले टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होगी। इसीलिए नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारियां जुटाना और उनमें महारत हासिल करना भारत के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। आज ज़रूरी है कि डिग्री हासिल करने के साथ साथ छात्र कोई कौशल भी सीखे। भारत की नई शिक्षा नीति भी इसमें बहुत सहायक है। इसके मुताबिक कोई भी छात्र किसी भी वर्ष में कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर कोई नया स्किल सीख सकता है और फिर वापस आकर कॉलेज ज्वाइन कर सकता है। अतः अब इस नए समय में नए भारत के निर्माण के लिए छात्रों को डिग्रियों के साथ साथ अपने कौशल विकास पर भी भरपूर ध्यान देना होगा। संपादकीय पेज पर प्रकाशित आलेख महिलाओं को कमतर दिखाने की कोशिश में ऋतु सारस्वत ने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को उठाया है जिस पर विमर्श करना आज के समय की जरूरत है। इसमें उन्होंने महिलाओं अथवा आधी आबादी को लेकर पुरुषों के मुकाबले कमतर मानने की सदियों से
चली आ रही पुरुषात्मक सोच पर कुठाराघात किया है ताकि महिलाओं और पुरुषों के मध्य खिंची लैंगिक असमानता की रेखा को कमजोर किया जा सके। कोविड-19 के दुष्ट प्रभावों के कारण लैंगिक विभाजन के चलते कामकाजी महिलाओं ने केवल एक महिला होने के नाते अपना कामकाज को खोया है। ऑनलाइन पेशेवर नेटवर्क लिंक्डइन अपॉर्चुनिटी सर्वे 2021 की रिपोर्ट को देखें तो प्रत्येक 10 महिलाओं में से 9 महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अपने कामकाज को खोया है। परिणाम स्वरूप पढ़ी लिखी महिलाएं भी सड़कों पर आने को मजबूर हो गई हैं। बहरहाल, यदि हम पिछले 3 दशकों का अध्ययन करें तो विभिन्न क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता में महिलाओं का बढ़ता योगदान पुरुष की बराबरी पर जा पहुंचा है। आज खेलों के मैदान से लेकर आसमान की उड़ान तक महिलाओं का धीरे धीरे ही सही लेकिन पूर्ण मजबूती के साथ वर्चस्व